नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3rd B कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3rd C, लेकिन उससे पहले जो उसका बेसिक है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें क्या है, कुछ विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। कि जनरली हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे हम इस फॉर्म में लिख दिया करते थे, f ऑफ dy इक्वल्स टू qx, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इससे आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे 3rd C हो चाहे 3rd D हो और आगे की जितनी भी है, ठीक है, E F G जो भी है, उनमें क्या होगा, अलग अलग टाइप से qx होगा कि qx की अलग अलग वैल्यूज़ होगी और उस qx के रिगार्डिंग हमको अलग अलग मेथड निकालेंगे हम pi पता करने की कि pi कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो 3rd B एक्सरसाइज थी ना, उस B एक्सरसाइज में हमने केवल ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि f ऑफ d इस टाइप का हो 1/d माइनस अल्फा qx, तो हम इस तरीके से उसका विशिष्ट समाकलन निकाल लिया करते थे, e पे पावर अल्फा x qx e पे पावर माइनस अल्फा x dx, इस फॉर्मूले से। तो पूरी की पूरी 3rd B एक्सरसाइज इस फॉर्मूले से हो गई थी और यहाँ qx पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। qx कुछ भी हो सकता है, साइन कोस e पे पावर सेक स्क्वायर कुछ भी। और आपने देखा भी था कि अलग अलग केस में qx अलग अलग था और हमने सबके लिए सोल्व कर लिया था। बस f ऑफ d इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कि यदि f ऑफ d इस फॉर्म में है तो qx कुछ भी हो, इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। पूरी 3rd B एक्सरसाइज अपने सोल्व कर ली थी। अब qx के स्पेशल केस लेके चलेंगे कि qx e टू दी पावर की फॉर्म में हो तब pi कैसे निकालेंगे, qx की जगह साइन कोस हो तब कैसे निकालेंगे, qx की जगह x का कोई फंक्शन हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है 3rd C, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे उसमें qx आपका इस टाइप से हो सकता है e टू दी पावर ax, और ये a क्या है, जहाँ a कोई अचर है, कोई ना कोई कांस्टेंट है a। जो दूसरी वाली एक्सरसाइज होगी उसमें qx ऐसे हो सकता है साइन ax या कोस ax, a वही कोई कांस्टेंट है भाई। फिर इससे आगे आप पढ़ोगे कि qx इस फॉर्म में हो सकता है x टू दी पावर m। तो ध्यान दे केस 4 क्या हो सकता है कि qx की जगह ऐसे कुछ हो सकता है, e पे पावर ax इंटू v, ठीक है, जहाँ v x का कोई फलन है, ठीक है। और फिर आपके सिलेबस में एक और है 5th कि qx इक्वल्स टू x इंटू वी, वही जहाँ v x का कोई फलन है, ठीक है। इस तरीके से 5 है टोटल मिला के। तो ध्यान दें, अब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमने 3rd B एक्सरसाइज पढ़ी ना, तब qx पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, qx कुछ भी हो सकता था, ठीक है, उसकी जगह कुछ भी हो, हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब qx पे रेस्ट्रिक्शन आ गया अलग अलग, कि मान लो qx इस टाइप का हो, e टू दी पावर की फॉर्म में हो qx, ठीक है। a क्या है, a कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो यदि qx इस फॉर्म में है, ठीक है, यदि qx इस फॉर्म में है तब उसका pi कैसे निकालेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे 3rd C एक्सरसाइज में। फिर qx यदि इस फॉर्म में हो, साइन या कोस की फॉर्म में, तब हम उसका pi कैसे निकालेंगे, ये उससे अगली एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे 3rd D में। फिर उससे आगे 3rd E में हम qx यदि x टू दी पावर m टाइप का है, x स्क्वायर x क्यूब x पे पावर 5 इस टाइप का है, तब उसका pi कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। फिर उससे अगली एक्सरसाइज में e पे पावर ax इंटू वी, ठीक है, इस टाइप से qx आ जाता है। v कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, यहाँ साइन x भी हो सकता है, कोस x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी, तो x का कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो उसका pi कैसे निकालेंगे तो वो पढ़ेंगे। और फिर उससे अगली एक्सरसाइज में x इंटू वी, और वही v x का कोई फंक्शन है, जैसे कि x साइन x, x कोस x, इस टाइप से, ठीक है, कुछ भी हो, तो फिर उसका pi कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे। तो अब हम अलग अलग qx की बात करेंगे अलग अलग एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले 3rd C एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें आपको qx की जगह ऐसा कुछ दिखेगा, e टू दी पावर ax टाइप से। और जब भी e टू दी पावर ax दिख जाए और फिर pi कैसे निकालना है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। क्लियर। तो जो 3rd C एक्सरसाइज है उसमें क्या करने वाले हैं हम कि मान लो qx इसी टाइप का हो हर बार, e पे पावर 2x, e पे पावर माइनस x, e पे पावर 3x इस टाइप से, तो उसका pi कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो देखो, माना qx बराबर e टू दी पावर ax, ये ले लिया मैंने qx, ठीक है, कि इस टाइप का qx आ गया मेरे पास में।
और अब आपको पी आई निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखें आप, यदि मैं डी जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है अवकल संकारक, उसको ई पे पावर ए एक्स पे ऑपरेट करूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो डी का मतलब होता है डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। हाँ भाई क्या आएगा, तो ई पे पावर का अवकलन ई पे पावर और फिर पावर का करोगे ए एक्स का ए, ऐसे ही होगा। तो जब एक बार डी ऑपरेट करेंगे ई पे पावर ए एक्स पे, तो ई पे पावर का अवकलन ई पे पावर और फिर पावर का हो जाएगा ए एक्स का ए। जब मैं दोबारा से ऑपरेट करूंगा डी स्क्वायर, ठीक है, ई पे पावर ए एक्स, तो एक डी और ऑपरेट कर दिया, तो करो इसका अवकलन एक बार और अवकलन कर लो, तो ई पे पावर का ई पे पावर और फिर पावर का ए एक्स का ए। भाई ये तो था ही ना, ये तो एज इट इज ए तो था ही, वो तो ऐसे कैसे ई पे पावर का ई पे पावर फिर पावर का ए एक्स का ए। तो कुल मिला के ये आ गया ए स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स। एक बार और कर लो तो 2 बार, अब की बार करूंगा तो 3 बार हो जाएगा। तो देखो ये ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने वाला है, ठीक है, और वापस से ई पे पावर का ई पे पावर और फिर पावर का ए एक्स का ए। तो कुल मिला के ये आ गया ए क्यूब ई पे पावर ए एक्स। तो यहाँ से आपको कुछ लॉजिक दिखा क्या, तो देखो यहाँ से आपको लॉजिक दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं डी बढ़ा रहा हूँ इधर ए बढ़ता जा रहा है, कि डी पे पावर 1 तो ए पे पावर 1, डी पे पावर 2 तो ए पे पावर 2, तो डी पे पावर 3 तो ए पे पावर 3। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार आप पावर का अवकलन करते हो ए आ जाता है, हर बार पावर का अवकलन करते हो ए आ जाता है। तो बताओ इसी तरीके से यदि n बार अवकलन करें, इसी तरीके से यदि n बार अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, ए पे पावर n ई पे पावर ए एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यदि इसी तरीके से मैं n बार अवकलन करूं तो ई पे पावर ए एक्स ए पे पावर n ई पे पावर ए एक्स, कि ई पे पावर ए एक्स का n बार अवकलन करें तो क्या आएगा, ए पे पावर n ई पे पावर ए एक्स। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंपली हमें क्या करना है, डी की जगह ए रख देना है। तो देखो यही तो हुआ है ओवरऑल। इससे ये समझना चाहें एक स्टेप में तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी की जगह ए आ गया और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो यदि मैं कोई डी का फंक्शन ऑपरेट करूँ एफ ऑफ डी किसके ऊपर, ई पे पावर ए एक्स पे, तो होगा क्या, यहाँ डी की जगह ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए ई पे पावर ए एक्स। सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। यदि कोई डी का फंक्शन ऑपरेट करूं तो होगा क्या, उस डी की जगह क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ऐसा ही तो चल रहा है, देख लो ऊपर डी की जगह ए आ रहा है, फाइनली तो यही हो रहा है। अब वो प्रोसीजर बीच में कुछ भी हो कि कैसे भी अवकलन किया हो, रिजल्ट ही आना है, ठीक है। इससे तो यही, ये जो सीक्वेंस बनी है उससे तो यही लग रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ डी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ही ध्यान दे, इसी में ही प्रतिलोम संकारक, ठीक है। तो प्रतिलोम संकारक क्या होता है, एफ ऑफ डी का 1/fd से संक्रिया करने पर, तो इससे संक्रिया करवाइए। तो क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ध्यान दें, 1/f(d), तो 1/f(d) ये ऑपरेट किया है, दोनों तरफ ध्यान रहे भाई। और यह एफ ऑफ ए ई पे पावर ए एक्स। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि एफ डी और एफ ऑफ डी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम संकारक हैं। प्रतिलोम संकारक है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रहे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल। तो ये बचेगा ई पे पावर ए एक्स केवल इधर। अब एफ है तो कोई कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है, ए कोई कांस्टेंट है, तो एफ है भी कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई संख्या आएगी, इसका मान 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा एफ ए का मान, ठीक है, कोई ना कोई संख्या। और संख्याओं को तो बाहर लिख सकते हैं, तो एफ ए को बाहर ले लिया, तो ये आ गया 1/fd ई पे पावर ए एक्स। और अब इस एफ ए का इधर भाग दे दो, तो जब आप इस एफ ए का इधर भाग दोगे तो ये ई पे पावर ए एक्स के भाग में आ जाएगा, और इधर बचेगा 1/fd ई पे पावर ए एक्स। तो फाइनली ये एक फॉर्मूला मिल गया मेरे को, ये, और ये बड़े काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो 1/fd ई पे पावर ए एक्स, तो ई पे पावर ए एक्स ही था क्यू एक्स, तो 1/fd क्यू एक्स, और 1/fd क्यू एक्स को क्या बोलते हैं हम, पी आई या विशिष्ट समाकलन। ध्यान रहे 1/fd क्यू एक्स यही होता है विशिष्ट समाकलन।
क्यू एक्स की वैल्यू ई पे पावर ए एक्स लेके चलें तो ई पे पावर ए एक्स 1/fd। ये जो है इस अवकल समीकरण का, यदि क्यू एक्स बराबर ई पे पावर ए एक्स है, यदि क्यू एक्स बराबर ई पे पावर ए एक्स है, तो ये जो वैल्यू है 1/fd ई पे पावर ए एक्स, वो इस अवकल समीकरण का क्या होगा, पी आई या विशिष्ट समाकलन। और वो विशिष्ट समाकलन में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। बताओ कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से क्या लॉजिक दिख रहा है कि जो भी एफ ऑफ डी हो उसमें डी की जगह ए रख दो, तो 1/f ऑफ ए ई पे पावर ए एक्स, तो ऐसे कैसे ही आ गया ना वापस, बस डी की जगह ए रखना है। तो बिल्कुल आसान सा मेथड मिल गया हमको कि इतनी देर हम पी आई निकाल रहे थे इस फॉर्मूले से, जिसमें रेस्ट्रिक्शन थी कि डी माइनस अल्फा की फॉर्म में होना चाहिए एफ ऑफ डी, और यहाँ एफ ऑफ डी पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। एफ ऑफ डी कैसा भी हो, हमें तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, डी की जगह ए उठा के रख देना है। तो ये पी आई था 1/f ऑफ डी ई पे पावर ए एक्स। ठीक है, यदि क्यू एक्स की वैल्यू ई पे पावर ए एक्स है तो पी आई ये बनेगा, और इस पी आई को मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा डी की जगह ए रख के, तो 1/f ऑफ ए ई पे पावर ए एक्स। तो अब से डायरेक्ट निकाल लेंगे पी आई डी की जगह ए रख के। ठीक है, बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि ये जो एफ ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, अरे जीरो का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, अनंत, और वो किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बस एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब तक एफ ए जीरो नहीं है तब तक मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डी की जगह ए रख के डायरेक्ट पी आई निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि जब भी 1/fd ई पे पावर ए एक्स टाइप का कुछ आ जाएगा तो उसका मैं पी आई डायरेक्ट निकाल दूंगा डी की जगह ए रख के। ठीक है, तो ये काम करने वाले हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट पी आई निकाल दूंगा। तो नोट करें इसे एक बार, फिर इससे आगे करते हैं। ठीक है, तो जब तक एफ ए जीरो नहीं है तब तक क्या करेंगे, डायरेक्ट डी की जगह ए रख के पी आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसी टाइप का, ताकि आपके ये क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं क्योंकि वो इसी टाइप का है। ठीक है, और फिर जीरो वाला केस भी डिस्कस करूंगा कि जब एफ ए जीरो हो जाए तब क्या करना है। ठीक है ना भाई, तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x। ठीक है, ये है। तो इसको देखो आप पहले, ये है, ये केस है मेरे पास में कि डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 वाई इक्वल टू ई टू दी पावर 3x। तो दिख रहा है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स ई टू दी पावर की फॉर्म में है ना भाई। तो यदि आप इसको देखो ऐसे लिखो, इस तरीके से, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 1/f d y इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो आप देख सकते हो क्यू एक्स बराबर ई टू दी पावर ए एक्स, ए की वैल्यू है 3, तो ये ई टू दी पावर ए एक्स टाइप का है ना, जो हमने अभी मेथड किया था उसी टाइप का है। तो इसका पी आई डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता है पी आई निकालने से पहले मैं सी एफ निकालता हूँ हमेशा, और सी एफ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सहायक समीकरण की। तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, डी की जगह एम रख के, तो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 बराबर 0, गुणनखंड करो तो 4m को लिखेंगे 6m माइनस 2m, 6 और 2 हो जाएंगे, m ले लिया कॉमन तो m प्लस 6 माइनस 2 ले लिया कॉमन तो m प्लस 6 बराबर 0, तो m प्लस 6 और ये आ गया m माइनस 2 बराबर 0। तो m के दो मान आ गए -6 और +2, कि यहाँ से तो क्या आएगा -6, जब 0 में भेजेंगे बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से क्या आएगा +2। तो इसका सी एफ बताओ क्या होगा। तो इसका सी एफ होगा, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है,
और साथ में क्या है, रियल भी है, वास्तविक भी है। तो इसका CF होगा C1 e टू दी पावर माइनस 6x C2 e टू दी पावर 2x। ठीक है, इस तरीके से। तो CF आ चुका है और अब निकालेंगे PI। तो PI क्या होता है, 1/FD QX, ये होता है PI। तो F ऑफ D, तो बताओ D का फंक्शन क्या है यहाँ, D स्क्वायर प्लस 4D माइनस 12। तो D स्क्वायर प्लस 4D माइनस 12, ठीक है, यह है 1/FD। तो D FD है। QX की जगह e पे पावर 3x, तो QX की जगह e पे पावर 3x। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि यदि 1/FD e पे पावर ax की वैल्यू निकालनी हो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट D में a रख दो, तो 1/FA e पे पावर ax आ जाएगा आंसर। ये काम करना था आपको। तो देखो ये फॉर्मूला अभी डिराइव किया है मैंने बस, और मैंने बोला था कि FA 0 नहीं होना चाहिए। इसकी यही रेस्ट्रिक्शन है एक, कि FA 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा वो वाला केस भी डिस्कस करेंगे अब। तो रख के देखो, a क्या है भाई, a मतलब x का गुणांक e पे पावर में। तो x का गुणांक देखो कितना है, 3। तो यहाँ a कितना है, 3 e पे पावर ax, तो e पे पावर 3x। तो a कितना है, 3, तो 3 रख दो आप, तो d की जगह 3, तो 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 12, और ये e पे पावर 3x ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 का वर्ग 9, 4 3 12 माइनस 12, तो 12 में से 12 कट गया, तो 1/9 e पे पावर 3x। ये आ गया PI, डायरेक्ट ही आ गया PI। ठीक है, जबकि यदि मैं थर्ड B वाले तरीके से करूं, जो कि जनरल मेथड है, कि QX किसी भी टाइप का हो, चाहे e पे पावर में हो, चाहे साइन में हो, चाहे कोस में हो, ये फॉर्मूला था वहां पे। तो थर्ड B जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी, फर्क समझो अब, उसमें आप QX की जगह कुछ भी हो, साइन कोस e पे पावर कुछ भी, ये फॉर्मूला सबके लिए लागू था। लेकिन इसकी एक रेस्ट्रिक्शन थी कि आपको पहले गुणनखंड करने पड़ते हैं, इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यदि इस तरीके से मैं हल करता तो कैसे करता, पहले इसके गुणनखंड करता, तो इसके गुणनखंड आते D+6 D-2, और फिर उनको आंशिक भिन्नों से अलग अलग करता, और फिर ये सूत्र लगाता, और फिर पूरा सोल्व करता, अंत में वैल्यू यही आती। करके देख लेना, इससे भी कर सकते हैं। पहले इसके गुणनखंड करेंगे, फिर उनको आंशिक भिन्नों से अलग अलग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे उनको, फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट में घूम फिर के आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये मेथड सबके लिए वैलिड है, बस गुणनखंड करने पड़ते हैं इसमें। QX कुछ भी हो, e पे पावर साइन कोस कुछ भी। ये मेथड जिसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, e पे पावर के लिए, e पे पावर ax टाइप के फंक्शंस के लिए। तो यदि e पे पावर ax टाइप के फंक्शन आ जाते हैं, तो डायरेक्ट जो भी पावर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पुट करो, आपको डायरेक्ट PI मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग ज़रूरत है, दोनों को अलग अलग नीड्स है, उसके हिसाब से यूज़ करते हैं कि यदि e पे पावर है हमारे पास में तो इसको यूज़ कर लेंगे, और यदि कोई जनरल QX है, साइन कोस कुछ भी हो, तो हम फैक्टर्स करके इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे थर्ड C, उसमें सब e पे पावर के फंक्शन ही आएंगे, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से PI निकाल लेंगे। ठीक है, और अब यदि व्यापक हल निकालना है, तो व्यापक हल क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, y बराबर CF प्लस PI। तो CF तो क्या आया था, C1 e पे पावर माइनस 6x प्लस C2 e पे पावर 2x प्लस में PI है 1/9 e पे पावर 3x। ठीक है, क्लियर। तो यह आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप। और एक इस टाइप का और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वो भी सेम इसी टाइप का है। तो अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, समझें। ये पहले पूछा हुआ भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002 और अजमेर 2000 में। 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5 y इक्वल्स टू e पे पावर x माइनस 2 e पे पावर 2x
प्लस 3 ई पे पावर 3x, ठीक है ये है। और इसको सोल्व करना है। तो सेम चीज क्या कि पहले निकालेंगे CF, कोई सा भी क्वेश्चन हो पहले हमेशा CF ही निकालना है आपको। सहायक समीकरण की जरूरत पड़ेगी CF के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई, जो भी f ऑफ d है, जो भी d का फंक्शन है उसमें d की जगह m रख दो, तो 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 बराबर 0। और अब इसको फैक्टराइज करो, इसके गुणनखंड करो, होंगे ही नहीं क्योंकि वास्तविक मूल नहीं है इस समीकरण के। गुणा करने पे 5 3 15, जोड़ने पे -4, दो वास्तविक संख्याएं ढूंढो ऐसी, है ही नहीं कोई। तो फिर क्या लगा देंगे श्रीधराचार्य, तो m बराबर -b, ये पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac, तो a की जगह 3, c की जगह 5 अपॉन 2a। तो श्रीधराचार्य विधि से या क्वाड्रेटिक मेथड, तो 4 3 12 5 60, तो 60 में से 16 गए तो -44, ठीक है भाई। और ये 2 × 3, -44 को क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस को तो लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर और 44 को लिख दूंगा 4 × 11 अपॉन में 2 × 3। अब आप देखो 4 तो बाहर ऐसे कैसे है ही, और अंडर रूट के अंदर जो 4 है उसका वर्गमूल 2, अंडर रूट 11 ऐसे कैसे, और आयोटा स्क्वायर का आयोटा अपॉन में 2 3 6, या रहने दो 2 × 3 ही लिखो इसको, क्योंकि 2 आपको दिख रहा है कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर से भी 2 कॉमन नीचे से भी 2 कॉमन, तो कट गया 2, तो आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 3, ठीक है इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, अब आप इसको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख लो। तो देखो m की क्या वैल्यूज आएगी, इस 3 का भाग दे दो भाई अलग अलग है, तो 2/3 प्लस माइनस रूट 11/3 आयोटा। तो अब आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। और इसका CF कैसे लिखते हैं जब सम्मिश्र मूल आ जाए, तो मैंने बताया था e पे पावर अल्फा x, तो e पे पावर 2/3x, तो अल्फा की जगह यही तो है 2/3। क्या बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में क्या बताया था कि इसको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखना हमेशा। तो अल्फा की जगह 2/3, तो e पे पावर अल्फा x, और फिर क्या था C1 कोस बीटा, बीटा की जगह है रूट 11/3x, तो C1 कोस बीटा x, C2 साइन बीटा x, तो बीटा की जगह है रूट 11/3x। तो ये आ गया CF, ठीक है क्लियर। तो CF हम निकालना सीख चुके हैं, पिछली 2 एक्सरसाइज में खूब सवाल कर रखे हैं, तो CF बिल्कुल आसान है निकालना, निकाल लिया। मेन काम था हमारा PI निकालने के मेथड्स देख रहे थे, और PI क्या होता है 1/FD QX। तो रख दो यहाँ पे FD का मान कितना है, तो देखो भाई FD 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5 है, तो यह है f ऑफ d। तो f ऑफ d की वैल्यू रख देता हूँ 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, तो 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, यह है f ऑफ d। QX, तो QX है e पे पावर x माइनस 2 e पे पावर 2x, तो 2 e पे पावर 2x प्लस 3 e पे पावर 3x प्लस 3 e पे पावर 3x, तो ये है QX, ठीक है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, 3 बार है e पे पावर, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस या माइनस है, सबके साथ अलग अलग कर लेंगे। क्या बोल रहा हूँ, सबके साथ अलग अलग कर लेंगे। तो पहले वाले के साथ अलग से कर लो, 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, ई पे पावर x के साथ अलग से लिख लिया, फिर माइनस का 2/3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5 ई पे पावर 2x इसके साथ अलग से लिख लिया, और फिर बाद में 3/3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5 ई पे पावर 3x इसके साथ अलग से लिख लिया, ठीक है। सबके साथ अलग अलग लिख लो, प्लस माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ अलग अलग लिख लो 1/FD को, तो सबके साथ अलग अलग लिख लिया। और अब यही सूत्र कि यदि 1/FD ई पे पावर ax टाइप का है, 1/FD ई पे पावर ax टाइप का है, तो डायरेक्ट d की जगह a रख दो, ठीक है।
बस ये एफ ए जीरो नहीं मिलना चाहिए, यहाँ नीचे जीरो नहीं बढ़ना चाहिए। तो रख देता हूँ मैं डायरेक्ट डी की जगह ए। तो देखो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, e पे पावर ax, तो x का गुणांक है 1, तो d की जगह 1 रखेंगे। ठीक है ना भाई, d की जगह 1। इसमें देखो e का पावर में x का गुणांक 2, तो यहाँ d की जगह 2 रखेंगे क्योंकि a की वैल्यू 2 है। ठीक है, ध्यान रहे। और ये e पे पावर 2x, और इसमें x का गुणांक 3 है, तो यहाँ a की वैल्यू 3 है, तो वो 3 रखेंगे। और अब गणना कर लो, तो अब कैलकुलेट करें आप। तो देखो 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गए तो 4, तो e पे पावर x बाई 4 माइनस, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 और 5 17, 17 में से 4 दूनी 8 गए तो 9, तो माइनस 2/9 ई पे पावर 2x प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 में से 4 तिया 12 गया तो 20, तो 3/20 ई पे पावर 3x। तो कहीं भी जीरो नहीं बढ़ाना है, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी 9 आ गई, इसकी 20 आ गई, तो जीरो नहीं आया नीचे। यदि जीरो आ जाता तो मेथड अलग है, अब डिस्कस करेंगे, वो अगला केस वही है। तो जीरो नहीं आए तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पी आई। और अब व्यापक हल, अब क्या बोल रहा हूँ, व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तो ये रहा, तो सी एफ तो क्या है, ई पे पावर 2/3x c1 कोस अंडर रूट 11/3x c2 साइन अंडर रूट 11/3x। तो ये तो हो गया सी एफ प्लस पी आई। पी आई अभी अभी निकाला है मैंने, ई पे पावर x/4 माइनस 2/9 ई पे पावर 2x प्लस 3/20 ई पे पावर 3x। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी एफ ए जीरो नहीं होगा तो डायरेक्ट डी की जगह ए रख के उत्तर निकाल लेंगे पी आई का। तो बिल्कुल आसान सा काम है यदि एफ ए जीरो नहीं हो रहा है तो, और क्यू एक्स ई पे पावर ए एक्स टाइप का है तो। ठीक है, तो इस तरीके से तो नोट करें इसे। अब ध्यान दे भाई, आप कौन से केस डिस्कस करेंगे, इसी का ही दूसरा केस कि यहां तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एफ ए जीरो नहीं है। क्या हो कि यदि मैं ए रखूं, डी की जगह ए रखूं और ये एफ ए जीरो मिल जाए, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। अब वो केस डिस्कस कर रहे हैं, तो अब उसे समझें आप। ठीक है, तो अब वो केस, तो अब क्या बोल रहा हूं, मान लो, तो अब दूसरा केस है, क्या है दूसरा केस, कि एफ ए जीरो हो तो क्या करेंगे। यदि एफ ए जीरो हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कि मान लिया जो एफ ऑफ डी था भाई, जो एफ ऑफ डी था उसमें मैंने जैसे ही डी बराबर ए रखा तो ये जो एफ ए है उसकी वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, एफ ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो देखो ऐसा कब हो सकता है, जैसे ये है, मान लो एफ ऑफ डी, ये है एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, ये है एफ ऑफ डी। ठीक है, अब इस केस को ढंग से समझना आप। तो ये है, मान लिया मैंने एफ ऑफ डी, इसमें मैं जैसे ही डी की जगह डी बराबर 2 रखता हूं, मैंने रखा डी बराबर 2, तो आप देखोगे एफ 2, डी की जगह 2 रखा तो 2 का वर्ग, 3 × 2 प्लस 2, तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 दूनी 6, 2, तो आप देखोगे 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो जीरो मिल गया, जीरो। तो देखो एफ ऑफ डी मान लो ऐसा कुछ था और ए की वैल्यू थी 2, तो मैंने जैसे ही 2 रखा तो ये देखो एफ ए, ठीक है,
मान लिया ए की वैल्यू 2 थी तो 0 मिल गई मेरे को। तो अब ये इस सूत्र से नहीं होगा क्योंकि यहाँ एफ ए 0 हो गया, तो फिर कैसे करेंगे? तो यदि 2 रखने से मेरे को 0 मिल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली 2 इसका मूल है। 2 इस समीकरण का क्या है? मूल। मूल की परिभाषा यही होती है। मूल का मतलब क्या होता है? उस बिंदु को यदि मैं समीकरण में रखूं तो 0 मिल जाए मेरे को। यही डेफिनेशन होती है मूल की या रूट की। तो इसका मतलब d बराबर 2 इसका मूल है, ठीक है। और d बराबर 2 यदि इसका मूल है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वापस से बता रहा हूं, तो इसका मतलब डेफिनेटली d-2 इसका एक गुणनखंड है। इस 2 को इधर लाओ तो d-2 क्या है? एक गुणनखंड। तो डेफिनेटली इस समीकरण का एक गुणनखंड है d-2 और आपको पता भी है। इसका गुणनखंड करके देखो यदि आप, तो देख लो इसके गुणनखंड क्या आएंगे। इसके गुणनखंड आएंगे d-2 और d-1 करके देख लो इसके गुणनखंड यही आएंगे, d-2 और d-1 करो देखो। 3d को कैसे लिखेंगे? 2d - d + 2 ऐसे ही तो लिखेंगे। पहले d कॉमन आ जाएगा तो d-2, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो d-2। तो देखो d-2 और d-1 यही तो आएंगे गुणनखंड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप f ऑफ d में d बराबर 2 रखते हो तो आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली d-2 उसका गुणनखंड है। कि 2 रखने से 0 मिल रहा है तो d-2 उसका एक गुणनखंड है। उसको d-2 इंटू सम फंक्शन लिख सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ? उसको d-2 इंटू सम फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि किसी f ऑफ d में आपने d बराबर a रखा और आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो f ऑफ d है उसका एक गुणनखंड d-a है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, और वो आपको यहां से क्लियर भी होगा कि ये f ऑफ d था मेरे पास में, इसमें मैंने d बराबर 2 रखा, जैसे ही मैंने 2 रखा तो 0 मिल गया। तो आपको दिख भी रहा है कि d-2 इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि यदि किसी f ऑफ d में मैं d बराबर a रखूं और मेरे को 0 मिल जाए f a, तो इसका मतलब ये जो d-a है, ए को इधर लिया, वो d-a, वो d-a इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, f d का। तो f d को मैं d-a इंटू सम फंक्शन ऑफ d लिख सकता हूं कि d का कोई भी फंक्शन, साई d बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई भी d का फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा लिखा जा सकता है f ऑफ d को, ठीक है। तो यदि जैसे यहाँ दिख ही रहा है आपको, यहाँ साई डी की वैल्यू क्या है कि d बराबर 2 रखा, 0 मिल गया तो d-2 इंटू कोई और फंक्शन d का। तो यहाँ साई डी का मान है d-1, ठीक है। इसमें 2 रखोगे 0 नहीं मिलेगा, 2 - 1 क्या मिल रहा है? 1। तो वो 0 किसकी वजह से मिल रहा है? इसकी वजह से, 2 - 2 0, और वो 0 से गुणा होकर पूरा का पूरा 0, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे d-a का काम करेगा और ये साई डी का काम करेगा ये, ठीक है। तो एक लाइन में समझाऊं तो एक लाइन में मतलब यह है कि कोई भी f ऑफ d है उसमें आपने d बराबर a रखा और यदि आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब d-a उसका एक गुणनखंड है, ठीक है। और d-a यदि उसका एक गुणनखंड है तो d-a उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, बाकी d का और कोई फंक्शन बच जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि d-a एक बार ही आए, 2 बार भी आ सकता है। देखो f ऑफ d ऐसा भी हो सकता है, मान लो f d ऐसा भी तो हो सकता है d-2 का होल स्क्वायर इंटू d-1, ऐसे भी हो सकते हैं गुणनखंड। तो इस समीकरण में जब भी आप d बराबर 2 रखोगे हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। रख के देख लो, इसकी वजह से 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो d-2 की कुछ पावर्स भी आ सकती है, 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। तो कुल मिला के f ऑफ d जैसे d बराबर 2 रखें 0 मिल जाए तो इसका मतलब d-2 उसका कम से कम एक बार तो गुणनखंड होगा ही होगा, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है d-2 का स्क्वायर भी आ जाए, d-2 का क्यूब भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये फिक्स है कि d-2 उसके अंदर उपस्थित होगा ही होगा यदि 2 रखने से 0 मिल रहा है तो। और इसी तरीके से यदि किसी f ऑफ d में d बराबर a रखने पर, ठीक है, f ए 0 है तो ये जो f ऑफ d है उसको हम d-a इंटू सम साई फंक्शन ऑफ d लिख सकते हैं,
वो यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपके। अभी लिखा था 0 मिल रहा था तो d माइनस 2 इंटू कोई और फंक्शन, तो कम से कम एक फैक्टर तो आएगा ही आएगा d माइनस ए। एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, क्या बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, कि 2 बार भी रिपीट हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। कि मान लो मैंने गुणनखंडित किया, इस टाइप से भी गुणनखंड आ सकते हैं। या फिर आपने करके देखा होगा थर्ड ए जब मैंने पढ़ाई थी, इस टाइप के फैक्टर्स थे, वहाँ पे रिपीट हो रहे थे रूट, और जब रिपीट होते हैं तो हम CF भी उसी टाइप से लिखते हैं, C1 + C2x + C3x स्क्वायर, ठीक है, यदि पावर 3 हो तो रिपीटेड रूट भी हो सकता है, पुनरावृत मूल, कि एक से ज़्यादा बार रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ क्या, कि यदि d बराबर a रखो और 0 मिल जाए तो इसका मतलब d माइनस ए उसका गुणनखंड है, d माइनस ए उसका गुणनखंड है, ठीक है। अब वो एक बार भी हो सकता है या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, मतलब रिपीटेड रूट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जनरल केस लिया है कि मैंने d बराबर a रखा और f 0 मिल गया, 0 मिल गया तो इसका मतलब उसका फैक्टर है d माइनस ए। अब वो एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, तो मैंने एक से ज़्यादा बार ले लिया, ठीक है, इनटू सम अदर फंक्शन साई d, ठीक है। ये 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यहाँ 2 रखो, 2 में से एक गया 0, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन जीरो पार्ट कोई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, जहाँ ये जो साई d है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो जहाँ साई d 0 नहीं है, तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना था कि यदि a रखने से 0 मिल जाए तो d माइनस ए गुणनखंड होगा। तो ये सब इसलिए समझाया था। तो ये साई a 0 नहीं है, मतलब यहाँ यदि मैं a रखूँगा तो 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग कर लिया इसको कि f ऑफ d में जैसे d की जगह a रखते हो और 0 मिल रहा है तो इसका मतलब d माइनस ए उसका गुणनखंड है। अब वो एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, रिपीटेड रूट भी हो सकता है, तो पावर r लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अब आ जाओ वापस उसी केस पे। अब देखो इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है, सेम इसी टाइप से कि मेरे को चाहिए 1/fd e पे पावर ax की वैल्यू। अब ये वाला केस तो है नहीं कि डायरेक्ट d की जगह a रख दूं और आंसर निकाल लूं, क्यों, क्योंकि d की जगह a रखता हूं तो मैंने बोल दिया 0 मिल जाता है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि f ऑफ d का मान इस फॉर्म में है d माइनस ए पे पावर r साई फंक्शन ऑफ d, ठीक है, इस फॉर्म में है f ऑफ d, ठीक है। अब जैसे ही d की जगह a रखूंगा तो a माइनस ए 0 मिल रहा है, तो इस वाले केस से तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो ध्यान दे इधर समझे। अब देखो मेथड समझा रहा हूँ, हालांकि आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, करने आपको सवाल ही है, और सवाल करना तो बिल्कुल आसान है, इस मेथड के सवाल करना भी बहुत आसान है, बस प्रूफ समझ लें एक बार कि कैसे आया है, ठीक है। तो जो 0 नहीं बना रहा है उसको तो ऑपरेट कर लो आप डायरेक्ट, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 1/साई d को ऑपरेट कर लो पहले e पे पावर ax पे। तो पहले साई ऑफ d को ऑपरेट कर लिया e पे पावर ax पे, और मैंने बताया था साई 0 नहीं हो रहा है, तो साई में तो रख लो आप a, तो d की जगह a रखोगे तो ये आ गया 1/साई a e पे पावर ax, ठीक है। साई a 0 नहीं है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। गुणनखंड करके अलग कर लिया हमने, जो 0 बना रहा था उसको, तो साई a नॉन जीरो है, a शून्य है, तो इसका मान आएगा कोई ना कोई संख्या, ठीक है। इसको ले लिया मैंने बाहर, तो इसको कर दो बाहर, तो 1/साई a को कर दिया बाहर, तो ये आ गया 1/d माइनस ए होल पावर r e पे पावर ax, ये बचा केवल। अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। इसको बोल रहा हूँ मैं समीकरण 2, ठीक है, 2 नहीं 1 ही बोल लो, ठीक है। तो समीकरण 1, ठीक है, ये है समीकरण 1। अब इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को केवल, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ भाई ध्यान दें, d माइनस ए पे पावर r की चाहिए वैल्यू, पहले 1 की निकालता हूँ, d माइनस ए ई पे पावर ax, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो पावर r की चाहिए एक्चुअल में तो वैल्यू, लेकिन मैं पहले केवल d माइनस ए की निकाल रहा हूँ। ऐसा एक्सप्रेशन आपने पहले कभी देखा है क्या? देखा है, कब देखा है? हमने देखा है एक्सरसाइज 3rd B में, जो हमने कल डिस्कस करी थी, उसमें इसी टाइप का था वो कि 1/d माइनस अल्फ़ा ई पे पावर ax, या जनरल था वो तो qx, किसी भी qx के लिए
क्या हुआ करता था, ई पे पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, यही तो था भाई। तो देखो इसका कंपेयर इससे करो तो अल्फा की जगह क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है अल्फा की जगह, और क्यू एक्स की जगह क्या दिख रहा है, ई पे पावर ए एक्स। तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल लूंगा, तो ई पे पावर अल्फा एक्स, तो ई पे पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह ए है, क्यू एक्स की जगह ई पे पावर ए एक्स इंटू ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स, तो ई पे पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, जो दिख रहा है ना अल्फा की जगह माइनस ए। अब देखो ये प्लस का ए एक्स, ये माइनस का ए एक्स, तो कुल मिला के दोनों एक्स दूसरे से कट गए, ई पे पावर 0, और ई पे पावर 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 डी एक्स, और 1 का समाकलन हो जाएगा x। तो ये लो, और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो देखा आपने, यदि एक पावर हो मतलब d माइनस ए को ही सोल्व करना होता तो बड़ा आसान सा काम है, x ई पे पावर x आएगा, है ना भाई, बड़ा आसान सा काम। यदि केवल और केवल d माइनस ए को ही सोल्व करना हो तो बड़ी आसानी से आ गया x ई पे पावर x। लेकिन क्या हो कि d माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, क्या बोल रहा हूं, क्या हो यदि 1 d माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए और ई पे पावर ए एक्स आ जाए तो क्या हो। हाँ भाई, एक बार आया d माइनस ए तो आपने बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया, होल स्क्वायर आ जाए तो क्या हो। तो पहली बात तो होल स्क्वायर को तो ऐसे लिखेंगे, बताओ ऐसे लिख देंगे क्या होल स्क्वायर को, d माइनस ए 1 d माइनस ए ई पे पावर ए एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, किसी को आपत्ति थोड़ी है। देखो d माइनस ए है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, ये रहा समीकरण 2, 1 d माइनस ए ई पे पावर ए एक्स, क्या ये इसकी वैल्यू x ई पे पावर ए एक्स। तो ध्यान दें, इससे आगे समीकरण 2 से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, बताओ, 1 d माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं समीकरण 2 से निकाल चुका हूं, अभी अभी निकालिए, क्या आई है, x ई पे पावर ए एक्स, क्लियर, ठीक है। तो वो डायरेक्ट रख दी, और जैसे ही डायरेक्ट रखी, अब इस पूरे को देखो आप, इसकी तुलना वापस इसी से कर लो, तो दिखी सिमेट्री, समानता, d माइनस ए d माइनस अल्फा क्यू एक्स x ई पे पावर ए एक्स। तो क्यू एक्स की जगह तो x ई पे पावर ए एक्स, अल्फा की जगह a, तो वापस से वही सूत्र लगेगा, ई पे पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह a, क्यू एक्स की जगह अब की बार x ई पे पावर ए एक्स है, इंटू ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स, अल्फा की जगह a है, तो ई पे पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। और अब यदि आप देखें तो पुनः आप देख सकते हैं, ई पे पावर माइनस ए एक्स, ये प्लस ए एक्स कट गया, और x का समाकलन क्या हो गया, x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, और इस 2 को 2 नहीं लिख के आप लिखो 2 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं ना, 2 को 2 फैक्टोरियल। आगे अभी रीअरेंज करूंगा टर्म्स को तो उसमें काम आएगा, इसलिए तो 2 को क्या लिख दिया, 2 फैक्टोरियल, और इसको नाम दे दो समीकरण 3। और एक लास्ट कैलकुलेशन कर लो, क्यूब की, कि यदि मैं 1 d माइनस ए का क्यूब लेके चलूं और उसको ऑपरेट करूं ई पे पावर ए एक्स पे, ठीक है, कि मैं क्या लेके चलूं कि 1 d माइनस ए का होल क्यूब और उसको ऑपरेट करूं ई पे पावर ए एक्स पे। तो पहली बात तो इसको ऐसे लिखूंगा, d माइनस ए इंटू में 1 d माइनस ए का होल स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स, ऐसे लिखूंगा ना भाई, कि होल स्क्वायर और एक गुणनखंड, तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, टोटल हो जाएगा टोटल 3, 2 और 1 3, तो देखो क्यूब तो 3 हो जाएगा।
ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1/d माइनस ए स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स, इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये रहा 1/d माइनस ए का स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स। क्या ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ से समीकरण 3 में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आई है मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स। समीकरण 3 में आई है, देख लो 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर ई पे पावर ए एक्स, इसी को तो सोल्व किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स। ठीक है, और अब वापस से वही d माइनस ए कंपेयर करो d माइनस अल्फा से, क्यू एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा वापस कि अल्फा की जगह ए तो ई पे पावर ए एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स, ये तो हो गई क्यू एक्स की वैल्यू, क्यू एक्स तो क्यू एक्स की जगह तो ई पे पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। क्लियर? वापस से देखो ये कट गया, ठीक है, कट चुका है भाई। और अब देख लें एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स क्यूब बटा 3 और नीचे 2 फैक्टोरियल भी है तो 2 फैक्टोरियल और बाहर ई पे पावर एक्स भी है तो ई पे पावर ए एक्स, इस तरीके से। और ये जो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, इस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 3 का फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिला है ना 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, उसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी हमने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी रिजल्ट को, ठीक है, तो यहां देख लो एक बार, मिटा इसलिए नहीं रहा कि सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी तो समझने में आसानी होगी। तो x पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स, ये आया है मेरे पास में रिजल्ट इसका। तो अब 3 रिजल्ट देखो आप, एक तो ये, दूसरा रिजल्ट ये और तीसरा रिजल्ट ये। इन तीनों को देखो ढंग से, अपने आप आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि किस सिस्टम से चल रही है। थोड़ा सा इसको लॉजिकली लिखने के लिए, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 को 1 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है ना भाई, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है। तो जब पावर 1 थी, d माइनस ए की पावर 1 थी, तो आया x पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x को x पे पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। जब पावर 2 थी तो आया x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब पावर 3 थी तो आया x पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब पावर r होगी, कहाँ गया ये रहा, कि जब पावर r होगी तो क्या आएगा, x पे पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। आगे बात समझ में दिख रहा है ना बिल्कुल लॉजिकली, x पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यदि इस d माइनस ए पे पावर 1 है, d माइनस ए पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और पावर 3 है तो x पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये रहा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिख दिया था। ई पे पावर ए एक्स तो एज इट इज बच रहा है। ठीक है, तो इसी तरह तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास में कि इसी तरह यदि मैं 1 अपॉन डी माइनस ए पे पावर आर ई पे पावर ए एक्स पे ऑपरेट करूं तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा x पे पावर r अपॉन r फैक्टोरियल ई पे पावर ए एक्स। तो ये सारी कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने ये पूरी डेरिवेशन करी है। तो यदि आपके डेरिवेशन समझ में आई है तब भी ठीक है, जिसके नहीं आए तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फाइनली इसी से ही सारे सवाल होंगे। बाकी बिल्कुल आसान सी डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, उसी की हेल्प से निकाली है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूंगा, ये इसी की तो वैल्यू है 1 अपॉन डी माइनस ए पे पावर आर ई पे पावर ए एक्स की। तो नोट करनी है तो आप नोट कर लें एक बार इसको। ठीक है, तो अब ध्यान दें, ये काम कर रहा था ना मैं, तो अब इसी को ही, ये था एफ ऑफ डी बराबर इस फॉर्म में आ जाए कि यदि
एफ ऑफ डी इस टाइप से हो तो 1/fd qx, qx की जगह e पे पावर ax है, इसका मान निकालने चले थे। एफ डी को ऐसे लिख देंगे d माइनस ए पे पावर r फाई डी, कि एफ ऑफ डी इस फॉर्म में लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसी को तो सोल्व किया था यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/साई a, और फिर ये बचा था 1/d माइनस ए पे पावर r ई पे पावर ax, इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूँ यहाँ, x पे पावर r/r फैक्टोरियल, तो x पे पावर r/r फैक्टोरियल ई पे पावर ax, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया केस 2। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब a रखने से 0 मिल जाए, कि मैंने a रखा और 0 मिल गया, तो पहले गुणनखंड करेंगे और इस फॉर्म में लिख लेंगे, और जैसे ही इस फॉर्म में आपने लिख लिया उसके बाद में इस साई में तो डायरेक्ट रख दोगे a, जो a0 है, ये a0 है साई a। ठीक है, यहाँ लिख लेना साथ में, जहाँ साई a नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये जो साई है इसमें तो डायरेक्ट a रख देंगे क्योंकि ये तो 0 बनाएगा नहीं, ये 0 बनाएगा, तो इसकी पावर देख लेंगे, यदि इसकी पावर r है तो x पे पावर r/r फैक्टोरियल आ जाएगा, यदि इसकी पावर 2 है तो x पे पावर 2/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यदि इसकी पावर 3 है तो x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई, तो बिल्कुल आसान सा काम है कि यदि 0 मिल जाए तो पहले गुणनखंड करने हैं, और जो 0 बना रहा है उसको अलग कर लेना है आपको, और उसकी पावर देख लेंगे फिर कितनी पावर है। ठीक है, तो a रखने से 0 मिल रहा है तो d माइनस ए गुणनखंड होगा, तो उसको अलग कर लेंगे और उसकी पावर देख लेंगे कितनी है, तो उसी हिसाब से आएगा फिर x पे पावर r/r फैक्टोरियल। तो अब इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो 2 केस हैं, 0 नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आंसर, 0 मिल रहा है तो गुणनखंड करके अलग कर लेंगे। तो अब ध्यान दे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो अब है क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज 3rd C कर रहे हैं भाई, तो d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx2 प्लस y बराबर e पे पावर -x। ठीक है, इस तरीके से ये है। अच्छा, सवाल में करेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दें, सवाल में करेक्शन है भाई, पुरानी बुक्स में सवाल गलत लिखा हुआ है तो मैं सही लिख देता हूँ इसको, एक टर्म और है इसमें 3dy/dx, नई बुक्स में तो सुधार दिया हो गलती को, हो सकता है पुरानी में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 3dy/dx वाली टर्म नहीं है, तो इसे ऐड कर लें आप 3dy/dx। ठीक है, तो 3dy/dx वाली टर्म भी है, तो वही इसे सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो इसको d की फॉर्म में लिख लेता हूँ, जो d/dx होता है उसी को ही बोलते हैं हम कैपिटल D, अवकल संकारक। ठीक है, d/dx का ही नाम है कैपिटल D, तो ये हो जाएगा कैपिटल D³ y, 3 कैपिटल D² y, 3 कैपिटल dy प्लस y बराबर e पे पावर -x। कॉमन ले हो आप y, तो d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1, ये y कॉमन, e पे पावर -x। और अब लिख लें आप सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण जैसे ही लिखोगे तो ध्यान दो, d की जगह m रख देते हैं, तो m³ 3m² 3m प्लस 1 बराबर 0। और ये क्या है भाई, ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट देखने से भी पता लग जाता है। ये है क्या, यह है m+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें तो ध्यान रखा करो डायरेक्ट। तो यह है m+1 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है यही गुणनखंड 3 बार है, m+1 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 3 बार है m+1, और 3 बार है तो तीनों बार सेम वैल्यू आएगी, -1 -1 -1। तो अब बताओ CF कैसे लिखेंगे यदि तीनों बार सेम वैल्यू आए, तो बता रखा है आपको कैसे लिखते हैं CF। कैसे लिखते हैं भाई,
3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। 3 बार रिपीट हुआ है तो ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और e पे पावर में -1x, तो e पे पावर में -1x, तो ऐसे लिखते हैं CF। जब 3 बार रिपीट हो तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e पे पावर -x, तो CF तो निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है। अब मेन काम है PI, तो अब निकाल रहा हूँ मैं PI। तो PI होता क्या है? PI होता है 1/FD/QX। तो यहाँ FD का मान देख लो पहले, तो ये रहा FD, D³ प्लस 3D² प्लस 3D प्लस 1, ये है f(D), और QX की जगह है e पे पावर -x। ये रहा QX की जगह, देख लो e पे पावर -x है। अब देखो आप इसमें मैंने को जो तरीका सिखाया है, मेरे को नहीं पता केस फर्स्ट है या केस सेकंड है। मैं तो एक बात जानता हूं कि मैं जो भी पावर का गुणांक है -1 है यहाँ पे, तो e पे पावर ax, तो a की जगह -1 दिख रहा है, तो मैं तो -1 रख दूंगा इसमें। यदि ये 0 आ जाता है तो केस सेकंड होगा, और 0 नहीं आ जाता है तो आंसर ही आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रख के देखता हूँ इसमें, तो -1 रख देता हूँ, पहले अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्या पता कौन सा केस हो इसलिए। तो -1 का क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3 × -1 प्लस 1। हाँ भाई, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, फिर ये -3 आ गया, वो +1, तो -1 से +1 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 0 आ गया, 0, ठीक है। तो जैसे ही मैंने -1 रखा भाई, तो 0 मिल गया, और -1 रखने से यदि 0 मिल गया, देखो क्या रखा है, d बराबर -1 रखा और 0 मिल गया, तो ये केस 2 हो गया। अब ये भी डिस्कस किया है हमने कि यदि आप d बराबर a रखो और 0 मिल जाए, ठीक है, अब ये भी वही केस किया है हमने। तो d बराबर -1 रखने से 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस -1 को इधर लाओ, तो d + 1, तो डेफिनेटली d + 1 इसका एक गुणनखंड है। क्या बोल रहा हूँ कि d बराबर -1 रखने से 0 मिल गया, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस -1 को इधर लाओ, d + 1, तो d + 1 इसका एक गुणनखंड है। और आपको पता भी है, एक क्या 3 बार रिपीटेड रूट है, ये एक्चुअल में है क्या, d + 1 का होल क्यूब ही तो है भाई, अरे m + 1 का होल क्यूब, तो ये d + 1 का होल क्यूब ही तो है। तो एक नहीं 3 गुणनखंड हैं, और वो तीनों के तीनों ही d + 1 है, तीनों के तीनों ही फैक्टर्स, तो 3 बार रिपीटेड फैक्टर है ये इसका d + 1। आ गई बात समझ में? बस अब तो काम हो ही गया। तो अब देखो -1 जैसे ही रखोगे तो -1 + 1 0 मिल रहा है, तो इसकी वजह से 0 मिल रहा है। तो अब फॉर्मूला काम करेगा, 1/d - a पे पावर r, e पे पावर ax पे जब ऑपरेट हो रहा था, a - a 0 मिल रहा था ना, तो क्या आया था इसका आंसर, x पे पावर r/r फैक्टोरियल e पे पावर ax। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो क्या आएगा आंसर, x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल e पे पावर -x। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने बताया सवाल करना बहुत आसान है कि 0 बना रहा है तो गुणनखंड कर लेंगे, कर लिए गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड 0 बना रहा है उसको देख लो, ये गुणनखंड 0 बना रहा था, तो इसकी पावर देख लो, बस 3 है, तो x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल लिख लियो, और ये e पे पावर -x ऐसे कैसे लिख लेंगे। यदि ये 2 बार होता तो x पे पावर 2/2 फैक्टोरियल, यदि ये एक ही बार होता तो x पे पावर 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो भी गुणनखंड 0 बना रहा हो उसकी पावर देख लेंगे कितनी है, और उसके हिसाब से लिख लिया जाएगा हमेशा। और जो 0 नहीं बना रहा हो तो उसका तो आंसर डायरेक्ट आ ही जाएगा। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, तो इस हिसाब से तो आ गया PI। अब व्यापक हल भी आ जाएगा, तो व्यापक हल होता है y बराबर CF + PI, तो C1 + C2x + C3x² e पे पावर -x प्लस PI है x³ / 3 फैक्टोरियल e पे पावर -x। तो यह आंसर लिख लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, चाहो तो 3 फैक्टोरियल को सोल्व करके लिख लेना 6, ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। आप ध्यान दें भाई, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है d2y/dx2। कई बुक्स में d3 लिखा हुआ है भाई, तो करेक्शन कर लेना, d2 है बराबर कोस हाइपरबोलिक x, ठीक है। और पहले कई बार आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2000 में, अजमेर में 2003 में, उदयपुर में 2003 में, ठीक है। तो पहली बात तो सवाल में करेक्शन कर लें आप कि d3 नहीं है, d2y/dx2 - y बराबर कोस हाइपरबोलिक x है, ठीक है। और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो अब ध्यान दें कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन समझे अब। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कोस हाइपरबोलिक x होता क्या है, e पे पावर x e पे पावर -x/2। ध्यान रहे, इसको बोलते हैं कोस हाइपरबोलिक x। तो कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e पे पावर x प्लस e पे पावर -x/2। तो सेम इसी क्वेश्चन को यदि आप d की फॉर्म में लिखें तो पहले तो देखो d/dx इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल D। तो इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल D² माइनस y बराबर कोस हाइपरबोलिक x। y कॉमन ले लो तो कैपिटल D² -1 y बराबर कोस हाइपरबोलिक x। और अब निकालो आप इसकी पहले तो सहायक समीकरण। तो d की जगह m रख के तो m² -1 बराबर 0। इस -1 को उधर ले चलेंगे +1, तो m की दो वैल्यूज आ जाएगी +-1। तो CF बताओ कैसे लिखा जाएगा, दो मूल आए और दोनों के दोनों ही वास्तविक हैं, तो C1 e पे पावर x जब +1 लेंगे तब, और C2 e पे पावर -x जब -1 लेंगे तब। तो दो मूल दोनों के दोनों ही वास्तविक। तो इस तरीके से CF लिख लेंगे। ठीक है। और अब ध्यान दे इससे अगला, तो इससे अगला क्या है प्रोसीजर, इसका PI निकालना, ठीक है। तो अब PI निकाल लेते हैं। तो PI होता है 1/FD QX। तो 1/FD, FD का मान रखो D² -1 भाई, तो D² -1 QX है यहाँ कोस हाइपरबोलिक x, देख लो कोस हाइपरबोलिक x है भाई QX की जगह। अब पहली बात तो मैंने तो जो मेथड पढ़ा है इस एक्सरसाइज में वो तो e पे पावर वालों के लिए पढ़ा है, यहाँ आ गया कोस, तो इसके लिए तो पढ़ा ही नहीं, e पे पावर वालों के लिए तो पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e पे पावर x प्लस e पे पावर -x/2, वो रख लो। तो रख देता हूँ यहाँ। तो जो कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू है e पे पावर x प्लस e पे पावर -x/2 वो रख दी, ठीक है। रख दी, अलग अलग कर लो दोनों के साथ में, D² -1 तो e पे पावर x/2 के साथ अलग कर लिया, और 1/D² -1 e पे पावर -x के साथ अलग कर लिया, ठीक है। तो दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। और अब सेम प्रोसीजर कि पावर का गुणांक देखो क्या है, e पे पावर ax, तो a की वैल्यू पता करो, a मतलब x का गुणांक। पहले वाले में कितना है भाई 1, तो उस 1 को डायरेक्ट यहाँ पे रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0। ध्यान दें d बराबर 1 रखा है मैंने पहले, तो 1 का स्क्वायर -1 0 दे दिया, 1 रखते ही 0 मिल गया है इसकी तरफ से। इधर है -1,
पावर का गुणांक, तो -1 रखो, तो d बराबर -1, तो यहाँ रखूँगा तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, 1 - 1 0, तो इसने भी 0 दे दिया। तो यहाँ तो दोनों जगह ही 0 मिल रहा है, इधर भी 0 मिल रहा है, इधर भी 0 मिल रहा है। तो केस सेकंड है ये भी। क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं, तो करो गुणनखंड। तो देखो इस 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 को 1 का स्क्वायर, तो गुणनखंड हो जाएंगे d - 1 d + 1 हो गए। यहाँ भी सेम d - 1 d + 1, और ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, उसका कारण समझे। मैंने आपको बताया था यदि d बराबर 1 रखने से 0 मिल जाता है, यदि d बराबर 1 रखने से 0 मिल रहा है, कि d बराबर 1 से 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 को इधर लेके आओ d - 1, तो ये d - 1 एक गुणनखंड होगा। तो है कि नहीं है भाई d - 1, ये रहा है एक गुणनखंड d - 1। d बराबर -1 रखने से भी 0 मिल रहा है, तो इस -1 को इधर लेके आओ तो d + 1, तो d + 1 भी एक गुणनखंड होगा। तो देखो ये रहा d + 1 एक गुणनखंड, इसका है गुणनखंड d + 1। तो बस अब जो 0 दे रहा है उसको तो ऐसे कैसे ही रहने दो, और जो 0 नहीं दे रहा है उसका तो मान निकाल लो डायरेक्ट d की जगह वैल्यू रख के। तो देखो कौन 0 नहीं दे रहा है इन दोनों में से, ये नहीं दे रहा है। पावर का गुणांक कितना है, 1 है ना, 1 रखेंगे, 1 और 1 2, 1 - 1 0, इसकी वजह से 0 मिल रहा है, तो इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, और यहाँ रख दो आप 1, तो पावर का गुणांक है 1, तो 1 और 1 2, तो 1/2 e⁴x/2, क्लियर। प्लस यहाँ भी 1/, कौन देखो -1 है यहाँ पे, तो -1 + 1, ये तो 0 दे रहा है, तो इसको पहले तो आप यूँ लिखो d + 1, इसको आगे लिख लो, और इस d - 1 को पीछे लिखो। पहले इसको ऑपरेट करेंगे d - 1 को, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा है, तो जो 0 नहीं दे रहा है उसको तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो पावर का गुणांक है -1, तो यहाँ रखो -1 - 1, ठीक है, तो -2, ये हो गया e⁴x/4 प्लस में 1/d + 1। तो यहाँ जैसे ही मैं -1 रखूँगा, देखो -1 है पावर का गुणांक, तो -1 -1 -2, और 1 2 पहले से है तो -4, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा e⁻x/4, ठीक है। माइनस में इसलिए क्योंकि माइनस का 2 मिला है -1 रखने से, तो -1 -1 -2 2 दूनी 4, तो -4। और अब आ जाओ वापस से केस 2 पे। केस 2 में आपने देखा था, ये फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने, कि यदि इस टाइप से आ जाता है 1/d - a⁻r psi d e⁴ax, तो ये होता है x⁴r/r फैक्टोरियल psi a e⁴ax, इस टाइप से आता है। तो psi तो वो फंक्शन होता है जो 0 नहीं देता, तो यहाँ ये था जो 0 नहीं दे रहा था, तो डायरेक्ट यहाँ तो रख दिया और निकाल लिया इसकी वैल्यू 2। यहाँ पे वो psi ये वाला था जो 0 नहीं दे रहा था, तो यहाँ भी मैंने डायरेक्ट रख दिया था -1, तो -1 -1 -2 इंटू -2 -4 डायरेक्ट निकाल लिया था, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे psi d का काम कर रहा था, ये 0 नहीं दे रहा था, और यहाँ पे psi d का काम कर रहा था ये 0 नहीं दे रहा था। तो इनमें तो दोनों में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके निकाल लिए भाई। अब जो 0 दे रहे थे ये 0 दे रहा है, देखो पावर का गुणांक है 1, तो 1 - 1 0, तो ये 0 दे रहा है, तो ये काम कर रहा है d - a⁴r का। यहाँ ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है कि -1 रखना है ना, तो -1 + 1 0, तो ये 0 दे रहा है। तो इन गुणनखंडों की तुलना इससे करो, तो इसकी टोटल पावर कितनी है भाई, 1 ही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसकी टोटल पावर भी कितनी है, 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जो गुणनखंड 0 बनाता है उसकी पावर देख लिया करते हैं, तो x⁴r/r फैक्टोरियल, तो ये 0 बना रहा है, तो इसकी पावर देख लेंगे, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो x⁴1/1 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ आ जाएगा e⁴x/4।
यहां ये गुणनखंड 0 बना रहा है, इसकी पावर देख लेंगे 1, तो x पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन 4 ऐसे कैसे। तो ये आंसर आ गया पी का। क्लियर है? तो पी क्या आया है भाई, ध्यान दें। तो समझे एक बार क्या आया है पी। तो ध्यान दें, कुल मिला के x पे x अपॉन 4 तो कॉमन आ गया, देखो x अपॉन 4, x अपॉन 4, तो यहाँ बचा e पे पावर x, तो यहाँ बचा है e पे पावर x, और यहाँ देखो माइनस e पे पावर माइनस x, तो माइनस e पे पावर माइनस x। अब ये जो 4 दिख रहा है ना, इसमें से 2 अंदर भेज दो, तो e पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2, तो इस 4 में से 2 अंदर भेज दिया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2 ये किसकी वैल्यू होती है? साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसी को बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2, इसी को क्या बोलते हैं हम? साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आ गया पी आई, और जब पी आई आ गया तो व्यापक हल भी आ जाएगा। तो व्यापक हल क्या होगा? y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ पहले आ रखा है, सी वन ई पे पावर एक्स, सी टू ई पे पावर माइनस एक्स, तो सी वन ई पे पावर एक्स, सी टू ई पे पावर माइनस एक्स, और पी आई भी आ गया, वो जोड़ देंगे x बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इस तरीके से, तो इसे नोट करें आप एक बार। तो ठीक है, इस केस में क्या था कि यदि हमें 0 मिल जाए, कि आपने a पुट किया और 0 मिल जाए, तो 0 मिल गया तो आप उसके गुणनखंड करेंगे। पहले आपने गुणनखंड किए, उसमें से हुआ क्या? जिस गुणनखंड ने 0 दिया उसको तो अलग से रख लेंगे, जिसने भी 0 दिया उसको अलग से रख लेंगे। जिसने 0 नहीं दिया, जो बाकी का पार्ट बच गया, जिसको कि हम साई डी बोलते हैं, जिसने 0 नहीं दिया, उसमें आप डायरेक्ट डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे और साई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ निकाली थी मैंने, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ये 2 आई थी, और यहाँ निकाली थी यहाँ पुट करके। ठीक है, तो यदि 0 मिल जाता है तो जो गुणनखंड 0 दे रहा है उसको अलग कर लेंगे, जो 0 के अलावा बच गया, मतलब जो साइड ही बच गया, जिसने 0 नहीं दिया, ठीक है, उसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ए पुट करने से। और जो 0 दे रहा था उसकी पावर देखनी है आपको, कि जो 0 दे रहा था उसकी पावर कितनी है। उसकी पावर 2 है तो x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, उस पे पावर 3 है तो x पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसकी पावर r है तो x पे पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। और 0 मिलता ही नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। 0 मिल जाए तब की बात बता रहा हूँ कि उस गुणनखंड को अलग करें, बाकी जो पार्ट है उसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आ ही जाएगी, वो ax जो भी a की वैल्यू हो पुट करने से। और जो 0 दे रहा है जो फैक्टर, उसकी पावर देख लेंगे और उसके हिसाब से आंसर लिख देंगे। पावर 2 है तो x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो आगे के सवाल ट्राई करें आप। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे।